CSAT 2025 was the second toughest paper in the history of CSAT exams. Similarly, CSAT 2023 हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट CSAT पेपर रहा है. अब जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ CSAT, उससे एक चीज़ क्लियर है कि आपको PYQs तो करने ही हैं और वो भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि मुझे इतने ही साल के PYQs करने हैं. आपको जितने भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल PYQs है ऑफ CSAT वो आपको करने ही हैं और करने ही नहीं है, आपको एक बार करने हैं, फिर एक दो बार उसको रीसॉल्व करना है और लास्टली आपको रिवीजन करना है जस्ट बिफोर CSAT 2026 पेपर. अगर आप ये नहीं करोगे देन देयर इज़ नो प्रीलिम्स, देयर इज़ नो मेंस, देयर इज़ नो इंटरव्यू, देयर इज़ नो IAS. सिंपल. ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये अभी नीड है, राइट? अभी अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा. तो सिंपल है, PYQs आर मस्ट. अब अगर PYQs आपको सॉल्व करने हैं तो आपको 1995 से लेकर 2025 के PYQs सॉल्व करने होंगे, जिन्हें इन सारे PYQs को मैंने अच्छे से एनालाइज करा है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है और उसकी प्रैक्टिस शीट अलॉन्ग विद अ फार्मूला बुक डेवलप करी है बाय कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड ऑफ CSAT and the expected paper or expected concepts that might be asked in the upcoming CSAT papers. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के प्लस लास्ट 31 ईयर्स का एनालिसिस करके ये मैंने सेशंस बनाए हैं और ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स दीज सेशंस विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, नो डाउट अबाउट दिस. सो इन टोटल देर आर 1000+ PYQs. जितने मैंने पब्लिकली अवेलेबल PYQs कंपाइल करे हैं तो दे आर 1000+ इन नंबर्स. अब आप सोचो, आप एक बार PYQ सॉल्व करोगे तो क्या ये इनफ है? एब्सोल्युटली नॉट. फाउंडेशन क्लासेस दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. फाउंडेशन किसी चीज़ का बिल्ड करना, उसकी प्रैक्टिस करना और फिर PYQs करना, अगेन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट इफ़ यू वर टू टॉक ओनली अबाउट PYQs देन क्या PYQs एक बार करके आप छोड़ सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट. मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि इस चीज़ में प्रैक्टिस लगती है. प्रैक्टिस, रिविजन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो आपको 1000+ PYQ सॉल्व करने हैं CSAT के. ये आपको अपने से नहीं करने, मैं करवा दूंगा इन सेशंस में, पर आपको उसको बाद में रीसॉल्व करना होगा और रिवाइज करना होगा जस्ट बिफोर द CSAT 2026 पेपर. तो 1000+ PYQs को अगर आप उसके क्वेश्चंस नोट करने जाओगे और उसके आंसर्स, एक्सप्लेनेशंस, फार्मूलाज, टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, एवरीथिंग अगर आप इन चीज़ों को नोट करोगे तो अज्यूमिंग दैट यू टेक on an average 10 minutes per question to write down all this stuff in your notebook. Can you imagine this? 1000 into 10, you would end up spending 10,000 minutes. अगर मैं 10,000 minutes को divide करूँ by 60 minutes in an hour, I'll get total number of hours required. So that becomes 1000 upon 6, which is 500 upon 3. So around 20 के आसपास बनता है, right? Yes, so around ये 180 के आसपास बनता है. यस 180 के आसपास. तो आपकी 180 आवर्स की इन्वेस्टमेंट है और इससे कोई रिटर्न नहीं आने वाला है. आपको सॉल्व करना है, आपको नोट नहीं करना है, राइट? नोट करना इंपॉर्टेंट है पर आप 180 घंटे अगर नोट ही करने में लगे रहोगे तो फिर कैसे होगा? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि PSIR जैसा लंबा ऑप्शनल जिसका इतना ज़्यादा सिलेबस है और इतना ज़्यादा बुक लिस्ट आपको पढ़ना होता है, उसमें भी आप आराम से 180 आवर्स में फर्स्ट रीडिंग भी कंप्लीट कर सकते हो और फर्स्ट रिवीजन भी कर सकते हो. तो इमेजिन 180 आवर्स में यू कैन कंप्लीट योर ऑप्शनल, नॉट कंप्लीटली बट यस यू कैन गो थ्रू द फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रीडिंग एंड फर्स्ट रिवीजन. तो इस टाइम को हम कैसे सेव करेंगे? इस वीडियो का यही मोटिव है क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का आंसर निकाला है, दोनों चीज़ों का सोल्यूशन अवेलेबल है. एक ये जो सेशन है इसमें इस तरह की जो शीट्स है, प्रैक्टिस शीट्स, और इसमें सारे PYQs है जो ईयर के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज्ड है. ये PDF अवेलेबल है तो आपको PDF लिंक पे क्लिक करना है और इस PDF को डाउनलोड करना है. इट इज़ अवेलेबल एट नॉमिनल अमाउंट. अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि आप इतना भी एकदम नॉमिनल अमाउंट नहीं पे कर सकते हो, देन आई हैव अ फ्री सोल्यूशन फॉर यू. वो ये है कि आपको स्क्रीनशॉट्स लेते रहने इस लेक्चर के
और आने वाले जितने भी सेशंस होंगे उसके आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, सो दैट इन द एंड यू कैन रिवाइज इट. बट प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डू नॉट राइट दिस, बिकॉज अगेन मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको 180 प्लस आवर्स की इन्वेस्टमेंट लगेगी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग दिस. कैन यू इमेजिन दिस 180 प्लस आवर्स? इसमें आपका ऑप्शनल 2 बार हो जाएगा. सो प्लीज़ डोंट बी दैट गाय. You either download the PDF of this session by paying a nominal amount, or you take screenshots of the session and combine them into a PDF, and that you can use to revise in the end. So I hope I'm clear on these two aspects. Also, I have also developed a formula book in a PDF format. I'll just show that formula book to you, but there's a disclaimer. The disclaimer is I have gone through the last 31 years PYQs for at least like 5 to 6 times now. और उसके बाद मैंने PYQs की फॉर्मूला बुक डेवलप करी है, जिसमें ग्रीन स्टार से मैंने कुछ कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करा है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करा है जो PYQs में लास्ट 31 ईयर्स में आ चुके हैं. तो अगर आप PYQs को, उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हो थ्रू अ फॉर्मूला बुक, देन आप सिर्फ स्टार्ड कंटेंट को रिवाइज करोगे. ग्रीन स्टार्ड कंटेंट को मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है. इससे आपका टाइम बहुत सेव होगा. अगेन मैंने फॉर्मूला बुक बनाई इस तरीके से है कि आपकी सारी रिवीजन अंडर 30 मिनट हो जाएगी पूरे फॉर्मूला बुक की. पर अगर आप सिर्फ PYQs वाले कंटेंट को टारगेट करना चाहते हो, उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो भी आपको ये कंटेंट मिलेगा. जहाँ देखिए फॉर इंस्टेंस देखो इन फॉर्मूलाज पे स्टार्स है, राइट. सो यू कैन सी दिस ग्रीन स्टार्स. सो ये ग्रीन स्टार्स क्या सिग्निफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है 31 ईयर्स में, तो ये आपको करना है. अब ये वाला पॉइंट करो या ना करो, पर आपको ये तो डेफिनेटली करना है. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. आई जस्ट टेक यू थ्रू द बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला बुक, क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एज फार एज रिविजन इज कंसर्न. इनफैक्ट आप इसको लिखने जाओगे ना, तो भी इसमें आपके कितने ही घंटे निकल जाएंगे. So I'll just give you a brief overview of the formula book. So my name is Harshul. I graduated in 2020. I have over 5 years of experience in CSAT and aptitude exams. I have even qualified CAT with 99 percentile. तो इतना एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये चीज़ कंपाइल करी है. सो लेट्स गो थ्रू द इंडेक्स. PYQs का ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कितने PYQs आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं, वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है. उसके साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कुछ टिप्स ट्रिक्स, वैदिक मैथ के टिप्स ट्रिक्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एवरेजेस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स, नंबर सिस्टम, geometry and mensuration, set theory and Venn diagram, data interpretation, puzzles, cubes and dice, inequalities, order and ranking, blood relations, clocks, calendars, direction and distance, syllogism, series, coding, decoding, alphabet series, decision making, course of action, assertion and reason, abstract reasoning, figure counting, and finally permutation, combination and probability. तो लास्ट 31 ईयर्स का एनालिसिस करके इस तरीके से मैंने इन्हें कैटेगराइज करा है, और ऑल दिस कॉन्सेप्ट आर गिवन. सो अगेन दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू, अगेन ये नंबर्स ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज क्वेश्चंस ऑल्सो. समटाइम्स वन क्वेश्चन माइट फॉल इनटू मल्टीपल कैटेगरीज, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन रॉन्गफुली हो सकता है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. बट एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, नथिंग कैन गो रॉन्ग इन दिस PDF. सो ये RCs है. वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जैसे क्यूब्स कैसे निकालने इजीली, फैक्टोरियल्स कैसे याद रखने हैं, राइट. देन ये टेबल्स, ये वी बॉडमास का रूल, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जैसे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, राइट. ये फ्रैक्शंस टू परसेंटेज टेबल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये हर परसेंटेजेस के प्रॉब्लम में यूज़ होता है. उसके साथ साथ ये यूज़ होता है इन डेटा इंटरप्रिटेशन. देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके सारे टॉपिक्स. फॉर इंस्टेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, पर उसके बावजूद मैंने इसको इंक्लूड करा है क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, और उसमें भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके बेसिक फार्मूलाज है, राइट. -b/a एंड c/a. तो ये आया नहीं है CSAT में, बट इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन फ्यूचर CSAT पेपर्स. सो देन बेसिक यूनिट्स, सिमिलरली एवरेजेस में कुछ बेसिक फार्मूलाज है, वेटेड एवरेज जिसे हम मिक्सचर फार्मूला भी कहते हैं. इन सारी चीज़ों को हम फाउंडेशन क्लास में देखेंगे इन डिटेल्स. बट इफ़ यू ऑलरेडी डन योर CSAT,
maybe through some other foundation course, or you're very good at maths, but then you'll still need a formula book like this to revise all your concepts. Similarly, then properties of average, तो ये सारी चीज़ें इसमें included है. Then percentages, ratio, proportion, interest, profit and loss, mixture, allegation, right? उसके बाद हम जाते हैं सीधा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. लीनियर रेसेस, सर्कुलर रेसेस, यहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं. देन टाइम एंड वर्क, अगेन एवरी ईयर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इज देयर ऑन फ्रॉम दिस टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एवरेज तो है ही पार्ट इन जनरल, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, रेंज, मोड, मीडियन, ये चीज़ें आज तक नहीं पूछी गई हैं, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इतनी बेसिक चीज़ है कि हर जगह आती है. तो दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स एंड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट हाईलाइटेड देम विद अ ग्रीन स्टार, क्योंकि वो आया नहीं है इन द पास्ट, बट इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड एंड दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट इन दिस फॉर्मूला बुक. लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. सिमिलरली कुछ सालों पहले ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया था, तो उसका मैंने डायग्राम भी इंक्लूड करा है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड अगेन. नाउ नंबर सिस्टम की ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट? एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन फ्रॉम नंबर सिस्टम, इफ इट इज़ रेलेवेंट टू UPSC CSAT, देन इट इज़ इंक्लूडेड. सक्सेसिव डिवीजन एंड एवरीथिंग, राइट? Let's go to the next topic. This is surds and indices. Then okay, geometry mein diagrams are extremely important, diagrams and formulas. So all those concepts are given in this book. So these are all the different types of triangles along with the theory. So diagram is also there for visualization. Cyclic quadrilateral, rhombus, then trapezium, then parallelogram, tangent secant theorem. This is alternate segment theorem. Spherical cap, इस पे क्वेश्चन आया था, राइट? सो ये फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला फॉर स्पेरिकल कैप्स सरफेस एरिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला एक बार आया है इन द पास्ट. सो इन लास्ट 31 years आई थिंक ओनली 1 or 2 क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, बट इफ दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक देन डेफिनेटली दे विल आस्क अ क्वेश्चन अबाउट स्लोप ऑफ अ लाइन, इसलिए ये फॉर्मूला भी इसमें इंक्लूडेड है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ह्यूज टॉपिक, बट एज फार एज CSAT is concerned, I thought only these two would be enough. So these are now 3D diagrams and along with their formulas. So cuboid, this is cylinder, this is cone, sphere, hemisphere, frustum of a cone, ellipse पे 2 बार क्वेश्चन आया है, राइट? पैरेललोपिपेड रिसेंटली आया था ये क्वेश्चन. अजीब सा ये डायग्राम होता है, पर उसका बेसिक फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. जनरली दिस इज अ वेरी जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ऑलमोस्ट एवरी 3D uniform 3D object. Then basic units and conversions, set theory, Venn diagram. Every year at least 1 or 2 questions will be there. Unfortunately this year there was no question on set theory and Venn diagram, but see, this is a beautiful diagram that I have drawn on good notes for 2 set Venn diagrams, for 3 set Venn diagram. बहुत डिटेल डायग्राम है. So again, logical Venn diagrams, geometric Venn diagrams, dot situation, everything is mentioned. Data interpretation, puzzles, क्यूब्स एंड डाइस, हर साल क्वेश्चन आता है. सारे डायग्राम्स मैंने प्रिपेयर करे बाय द वे इन गुड नोट्स. ये these directions are extremely important. Sometimes direction thing might get confusing, so to give you a reference I have added this diagram so that while cutting the cube as per instructions given in the paper, you can refer to this, you can keep this idea in mind कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है. इनइक्वालिटीज एवरी ईयर, I mean, I think in last 31 years only 3 questions have been asked on the topic of inequalities, but last 2 years में question आया है, including this year, that is in 2025, a question on inequalities was there, and hence the basics of inequalities is extremely important. That's why I mentioned it here. Order and ranking, every year 1 question will be there. Blood relations, clocks, calendars, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, जो भी चीज़ आई है पास में उसे ग्रीन स्टार के साथ मेंशन करा हुआ है. सिलॉजिज्म, सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, देन असर्शन एंड रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिगर्स काउंटिंग. इसमें कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, देन आई हैड प्रिपेयर्ड दीज नोट्स, सो आई एडेड देम. Only that content which is relevant is added.
then permutation, combination, and probability, and finally the entire CSAT is over. So you can revise your entire CSAT in just under 30 minutes using this formula book. But शर्त यह है कि आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए. You can do that through self-study, or you can join my foundation course or any other foundation course for that matter, or you can just casually browse YouTube and get relevant content from there. And once you have practiced enough, come back to this formula book to revise it. I think it's extremely important to revise this book at least once a month, so that in over the next 11 months, क्योंकि अभी 11 महीने बाकी है, तो 11वां रिवीजन हो जाएगा, and that will be more than enough. So this is about the formula book. Now coming back to our general instructions, I have 5 years of experience in this field, and to be able to come up with such a detailed document and to be able to plan everything, it has taken hundreds of hours and hard work from my side, and I expect the same level of seriousness and sincerity from you. If you're not serious about this exam, then I think it's not worth watching this video. This video is not really worth spending 3 to 4 hours of your life if you're not serious about this exam. So if you're not serious, go watch TV shows, movies, go on a walk, maybe on a trip, spend some quality time with your friends and family. This is not the place for you. But if you're serious, then please show some level of sincerity and do everything as I'm saying. I'm now 27 years old, and I have my set of regrets, and I don't want you guys to go through the same, right? So I think we have covered most of the content from this slide. Okay, one more thing, why should you watch this series? First of all, it is free. Second, I will share the difficulty level of every question, right? So I'll tell you if this question is worth attempting in the given exam condition, because now sitting in an air conditioned hall, I can solve all these questions. But what about solving the same difficult question in the actual paper in an exam like scenario where I have maybe only 2 minutes per question? It gets extremely difficult. And that's why as a teacher, it's my responsibility to let you know what kind of question is this, what kind of difficulty level does this question fall in, so that you get a better idea, because selection of questions is now mattering the most in CSAT paper. Even this year, there were hardly any easy questions, but you had to select easy, I would say easy to moderate questions to clear the cutoff. And hence that skill you will learn through these videos. Also, I'll also share if a question is worth attempting in the exam hall or you should leave it altogether. I'll also share if you should attempt that paper, attempt a specific question in the first round or in the second round. Also, I'll share multiple methods, tips, tricks, shortcuts, formulas, logics, everything in this session itself. So yes, I have shared this already. So please go and download the PDF of the session before we start with the actual practice and explanation. If you can't afford the PDF, it's perfectly alright. Just keep taking the screenshots and combine them to form a PDF and use that. But please do not write anything, because again, you can't afford to spend 180 plus hours of your life, because in 180 hours you can revise your optional twice, first basic reading and then one revision. So also, third option, if you are willing to enroll into the foundation course, then please do not buy this PDF, because this PDF along with the formula book is already a part of the foundation course. From the topic of LCM and HCF, a total of 14 questions have been asked in last 31 years, and let's solve them one by one. Starting with the question which was asked in 2025, that is in this year's prelims. This is an extremely tough question. We will solve this question, but ये क्वेश्चन जनरली आपको स्किप करना है इन दी एक्चुअल एग्ज़ाम, क्योंकि इसको सॉल्व करने में यू विल नीड एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स, और उसके बाद भी यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर. और ऑप्शंस भी इसी तरीके से है कि 6, 7, 8, मोर देन 8, तो ऑप्शंस भी बहुत क्लोज है. देर इज़ नो स्कोप ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन एज वेल. वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट प्लीज़ कीप इन माइंड दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन and you are expected to skip this question. In fact, ये cat में भी question most of the लोग skip करेंगे. So the question says there are n sets of numbers, each having only 3 positive integers. N sets, okay. So there are multiple sets till n,
ईच हैविंग 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हर सेट के अंदर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। सो 1 2 3 1 2 3, और इस तरीके से हमारे पास 9 सेट्स है, नॉट 9 सॉरी, n सेट्स है। सो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n विथ एलसीएम इक्वल टू 1001। तो ये जो 3 नंबर्स है इनका एलसीएम इज़ 1001, और हर सेट में जो भी नंबर्स है उनका एलसीएम 1001 है, एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 1। सो इनका एचसीएफ 1 है। अगर गिवन नंबर्स का HCF is equal to 1, then we can say that those numbers are co-primes to each other. ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जो नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं. We'll do that in details in the foundation class, but now just keep in mind, if they are saying that given numbers has an HCF of 1, then it means the given numbers are co-primes to each other. The question is what is the value of n. ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस तरह के ऐसे कितने डिफरेंट सेट्स पॉसिबल है. सो ऑप्शंस आर 6 7 8 9. ठीक है, तो सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चंस में एक स्टैंडर्ड फ्लो ये होता है कि गिवन जो एलसीएम है उसको आप प्राइम फैक्टराइज करो. ठीक है, सो लेट्स प्राइम फैक्टराइज दिस नंबर starting with 2. We know that this is not divisible by 2, so let's start with 3, but we know that this is also not divisible by 3. Let's start with 4. अब कोई चीज़ अगर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी divisible by 4. In this case that is not working. Let's start with 5. Again this is not divisible by 5 क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, 5 होना चाहिए. Let's start with 6. Again, for a number to be divisible by 6, we need that number to be divisible by 3 as well as 2. We know that this number is neither divisible by 3 nor divisible by 2. Hence, this number is also not divisible by 6. Let's start with 7. अब 7 की divisibility rule ये कहती है कि आपको जो भी नंबर है, अगर आपको चेक करना है if the given number is divisible by 7 or not, then what you do is you take the unit digit, you multiply it by 2, और जो रिजल्ट आएगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. सो वी हैव दिस नंबर. सो फर्स्ट स्टेप इज टू जस्ट सेपरेट द गिवन unit digit. So 1 is now separated. Step number 2 is multiply the unit digit by 2. Now whatever you get, you subtract it from the rest of the number. So minus 2, we get 98. अब 98 में भी हम वही करेंगे, 9 माइनस 16. अगर आप 9 माइनस 16 करोगे आंसर वुड बी -7. And yes, -7 is definitely divisible by 7, and hence we can say that this number is divisible by 7. 7 into, ओके, सो ये बनेगा 7 1 4 3, राइट. ओके, एंड वी नो दैट 143 is 11 into 13. So let's write 11 into 13. अब उन्होंने कहा है कि हमें इस तरह के सेट्स चाहिए जिसमें 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है और इनका HCF भी 1 है. हमें पता है कि ये तीनों प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो 1 होता है. वी ऑल्सो नो दैट द LCM of all these 3 numbers is 1001. It means this is the first such set that we are supposed to find. So first set would be 1 11 into 7 into 13. ये हो गया फर्स्ट सेट. सेकेंड सेट क्या हो सकता है? वी कैन जस्ट मैनिपुलेट दीज वैल्यूज. ठीक है, सो लेट्स टेक सेकेंड सेट एज 1 इंटू 77 इंटू 13. तो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करके 77 बनाया, 13 को भी केप्ट एज इट इज़ और इसमें 1 ऐड कर दिया. सिमिलरली थर्ड सेट वुड बी, so now we just have to manipulate the values. So this is first set, second set. In third set we can do something like 1 into 91 into 11. Even this is possible, right? Then can we think of any other possibility? Yes, we have a very obvious possibility that we forgot, which was 1 into 1 into 1001. यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं था कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो डिस्टिंक्ट ही होने चाहिए या फिर उस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए हमने 2 बार 1 लिया है, एंड दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट.
So these are the four such sets that you can easily find out, because this is a very standard question in that sense. But beyond this, there are also so many sets that are very difficult, to guess in the actual exam like conditions. So अगर हम बाकी सेट्स को देखें तो वो बनेंगे, फॉर एग्जांपल सेट नंबर 5 कैन बी 11 13 143. Then set number 6 can be 7 13 into 143. और एक सेट हो सकता है 7 11 143. आठवां सेट हो सकता है लेट्स से 7 77 143. ये भी पॉसिबल है कि 143 7. So if you observe this, we have 9 such sets, and this is not an exhausting list. ठीक है, so many other multiples can be found out. So this is definitely a tough question. एग्जाम में इन चारों को फाइंड आउट करना was extremely easy, but finding these would be extremely difficult, and hence this was a tough question. Answer would be more than 8. Question number 2. A can contains 399 liters of petrol and Y contains 532 liters of diesel. ठीक है, X contains 399, Y contains 532 petrol, diesel. They are to be bottled in bottles of equal sizes so that the bowl of petrol and diesel would be separately bottled. ठीक है, the bottle capacity in terms of liters is an integer. How many different bottle sizes are possible? ठीक है, so in simple words what we have to do is we have to factorize the given numbers. ठीक है, ये बहुत ही standard सा question है by the way. There's nothing new in this question. This is a very standard question that is asked on the topic of LCM and HCF. So हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इस नंबर को फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद हमें इंडिविजुअल फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, और वो फैक्टर वुड बी नथिंग बट द साइज ऑफ द बॉटल. और इस तरीके से हमें डिस्टिंक्ट साइजेस फाइंड आउट करने हैं ऑफ दीज बॉटल्स, एंड दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो 399 कैन बी फैक्टराइज एज 3 into I think 7 into 19. Let's confirm this. ठीक है, 399 is equal to 3 into 133, और इसको हम लिख सकते हैं आज 7 into 6 ना 19. ठीक है, तो दिस इज़ करेक्ट, 7 into 19. ठीक है, तो हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. Similarly, let's prime factorize 532. We can see that it is divisible by 4. So let's start with 2 raised to 2 into 133, correct? I think 133 can be written as 19 into 17, right? 19 into 7, sorry. 133, so 19 into 7. ठीक है, 2 square into 7 into 9, 19. तो अभी सिंपल है, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर आप इन दोनों सेट ऑफ फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हो देन यू वुड रियलाइज कि 2 तो कॉमन है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ 2 सेकंड नंबर में आ रहा है, फर्स्ट नंबर में देर इज़ नो 2, एंड हेंस ये तो गया. सिमिलरली 3 इज़ ऑल्सो नॉट कॉमन, बट वी सी दैट 7 इज़ डेफिनेटली कॉमन, 19 इज़ ऑल्सो कॉमन, और जो 1 हिडन होता है दोनों में, इवन दैट इज़ कॉमन. सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वुड बी 1, सेकेंड वुड बी 7, थर्ड वुड बी 19, एंड सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ then whatever number I get would also be another possibility, और ये 7 into 19 becomes 133. So this is also another possibility. So I think that's it. We have 4 such possibilities, and hence answer should be option B, that is 4. This was a medium question, moderate question, not an easy question definitely. ये कई बार स्ट्राइक करना ना यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होती है, बिकॉज वी जनरली राइट ऑल द कॉमन फैक्टर्स जैसे कि 7 19 1, बट वी मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरगेट टू
फॉर्म न्यू फैक्टर्स यूजिंग द एग्जिस्टिंग फैक्टर्स जो हमने यहाँ करा बाय मल्टीप्लाइंग 7 विथ 19 वी कुड फाइंड आउट अनदर कॉमन फैक्टर। तो ये जनरली मिस आउट हो जाता है and that's why we end up marking the wrong answer. So the answer here would be option B, that is 4. Next question. There are 3 traffic signals. Each signal changes color from green to red and then from red to green. The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. Okay, तो ये जो इंडिविजुअल ड्यूरेशंस थी ये हर एक सिग्नल के लिए थी फॉर चेंजिंग द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, एंड नाउ दे आर सेइंग द ड्यूरेशंस फॉर ग्रीन टू रेड कलर्स आर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशंस फॉलो हो रही थी फॉर ग्रीन टू रेड, तो इसके बाद जो ग्रीन टू रेड चेंज होगा उसके लिए भी सेम ही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन, at what time will this change to green next? Again a very basic question on LCM HCF, जहाँ पे हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि वो मीटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सो लेट्स राइट द गिवन डेटा 25, 39 एंड 16। अब सबसे पहले दे चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, तो सिग्नल को ग्रीन से रेड होने के लिए नीड्स दिस मच टाइम रिस्पेक्टिवली, और सेम सिग्नल्स को रेड टू ग्रीन होने के लिए नीड द सेम टाइम रिस्पेक्टिवली। तो पहली बार जब वो साइमल्टेनियसली ग्रीन टू रेड हो जाएंगे वो टाइम होगा एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। इस केस में भी वो एलसीएम होगा, इस केस में भी वो एलसीएम ही होगा। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 25, 39 एंड 60। इससे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम को क्यों कंसिडर किया जाता है। सपोज ग्रीन टू रेड होने के लिए फर्स्ट सिग्नल टेक्स 10 सेकेंड्स, दूसरा सिग्नल लेता है लेट्स से 15 सेकेंड्स। तो अगर हम, ये हाइपोथेटिकल नंबर्स है बाय द वे टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ एलसीएम, तो हम ये ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस किस टाइम पे ये स्विच होते रहेंगे। ठीक है, सो पहला वाला सिग्नल विल स्टार्ट विथ 10, देन 20, 30, 40। तो इस तरीके से मल्टीपल्स में ये टाइम आता रहेगा। सिमिलरली इन केस ऑफ 15 दैट वुड बी 15, 30, 45, 60 सो ऑन। अब अगर आप दोनों में नोटिस करो, the data which is common to both, I mean the least common multiple in this case would be 30। 30 सबसे पहले आ रहा है और वो कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पहला अकरेंस होगा, फर्स्ट अकरेंस व्हेन फर्स्ट सिग्नल एज वेल एज सेकेंड सिग्नल विल शिफ्ट फ्रॉम ग्रीन लाइट टू रेड लाइट साइमल्टेनियसली, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ऑफ 25, 39 एंड 60। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करते टाइम हमें हर एक प्राइम नंबर को लेना होता है विथ हाईएस्ट पॉसिबल पावर। तो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विथ 5। सो 5 की हाईएस्ट पावर इज 2, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, सो दिस इज द हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, नाउ इरेज दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 3। 3 की अगर हाईएस्ट पावर 1 ही है यहाँ दोनों केस में, एंड हेंस वी विल राइट 3। नाउ इरेज दैट एज वेल। now we have only 2 square and 13, so let's write them as it is 13 and 2 square। तो इसको हमें सॉल्व करना है। 25 into 3 becomes 75, 52।
So 75 into 52 will be the LCM. 75 can be written as 150 by 2 multiplied by 52, ये बन जाएगा 26, ठीक है. सो 26 इंटू 150, ये हो रहा है 3900, करेक्ट. इसका मतलब ये है कि जब 3900 सेकंड्स हो जाएंगे तब ये तीनों सिग्नल्स साइमल्टेनियसली ग्रीन से रेड की तरफ शिफ्ट होंगे. सो 3900 सेकंड्स. सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है क्योंकि डेटा हमारा सेम ही है, तो यहाँ भी होगा 3900 सेकंड्स टू टर्न फ्रॉम रेड टू ग्रीन. अब हमें क्वेश्चन पूछा है एट वॉट टाइम विल दे चेंज फ्रॉम ग्रीन टू नेक्स्ट साइमल्टेनियसली. अगर शुरुआत हमारी 2 PM से हुई है, ठीक है, तो ये कितना टाइम होता है. लेट्स कैलकुलेट इट इन टर्म्स ऑफ मिनट. सो 3900 अपॉन 60 बिकम्स 65, 65 मिनट्स. तो दोनों केस में हमें लगेंगे 65 एंड 65 मिनट्स. तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 65 प्लस 65, दैट इज़ 130 मिनट्स. ठीक है, लेट्स इरेज ऑल ऑफ दिस because now we have almost solved the question. Total time in this case is 65 into 2, that is 130 minutes. 130 मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 120 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स. सिंपल. हमने इसी को थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा. एंड वी नो दैट 120 मिनट्स इज नथिंग बट 2 hours and 10 minutes is 10 minutes. It means the total time required is 2 hours and 10 minutes, that is 2:10. हमने शुरुआत करी थी एट 2 PM. सो 2 PM में अगर हम 2:10 को ऐड कर दें, देन वी गेट 4:10 PM. So the answer is 4:10 PM, option B. Not an easy question, moderate. ठीक है. 40 children are standing in a circle and one of them, say child 1, has a ring. The ring is passed clockwise. ठीक है. It's a circular arrangement and ring is being passed in a clockwise direction. So इस तरीके से movement हो रहा है. Child 1 passes the ring to child 2. Child 2 passes the ring to child 4 and child 4 passes on to child 7 and so on. So there's a pattern. Some kind of pattern is there. After how many such changes, including child 1, will the ring be in the hands of child 1 again? ठीक है, ठीक है. Language is definitely confusing. तो there are 40 kids, 1 2 3 4, ये तो 4 ही है. ऐसे हमें 38 अदर्स को अरेंज करना है. सो ऑब्वियसली ड्राइंग अ डायग्राम इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस. तो इस तरीके से 40 स्टूडेंट्स हैं और वो रिंग को पास कर रहे हैं. ये जो भी गेम है ये शुरू करा था चाइल्ड नंबर 1 ने, और ये इसने शुरुआत करी बाय पासिंग द रिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्टन पैटर्न. हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी बार रिंग अपनी जगह चेंज करेगी और फाइनली एक के पास ही पहुंच जाएगी इस तरीके से. दैट वी हैव टू फाइंड आउट. और एक बात, इसमें एक पैटर्न है, ठीक है. सो एक से स्टार्ट होके जाती है 2 के पास, देन 2 से जाती है 4th के पास, 4th के पास जाती, 4th के पास से सीधा 7th के पास जाती है. सो यहाँ डिफरेंस है 1 का, यहाँ है 2 का, यहाँ है 3 का. ठीक है. सो हमारा डिफरेंस बढ़ते जा रहा है. ठीक है. तो हमें इसे मैन्युअली ही काउंट करना होगा कि रिंग की पोजीशन हर टाइम कहाँ है, ये हमें मैनुअली ही ट्रैक करना होगा. देयर इज जस्ट नो अदर वे ऑफ डूइंग दिस. देयर इज नो फॉर्मूला और शॉर्टकट और एनीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ चाइल्ड नंबर 1. तो इसने रिंग पास करी किसको, सेकेंड चाइल्ड को, दैट इज +1.
अबे सेकंड चाइल्ड पास करेगा किसको, फोर्थ को, दैट इज +2। इस तरीके से +3 7 +4 11 +5 16 +6 22 +7 29 +8 37। ठीक है, अब 7 8 तो ये +9 होगा आगे। ठीक है, हमें ये तब तक करते जाना है जब तक हमें 1 ना मिल जाए, क्योंकि वी आर सपोज टू मेक श्योर दैट द रिंग रिटर्न्स टू चाइल्ड 1। और ये यहाँ तक तो नहीं हो रहा है, तो हमें इस तरीके से इसको करते ही जाना होगा। ठीक है, सो अब ये होगा +9। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 37 + 9 कर दूँ तो आंसर वुड बी 46, करेक्ट? यस, दैट वुड बी 46। पर हमें पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर 40 ओनली। इट मीन्स हमें 46 में से 40 माइनस करना है, और बचा हुआ जो नंबर होगा वो होगा स्टूडेंट की रैंक। ठीक है, क्योंकि ओनली 40 स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब 39 के पास जाएगा, 40 के पास जाएगा, उसके बाद वो 41 के पास नहीं जाएगा, बिकॉज देर इज़ नो 41 41st स्टूडेंट। देर इज़ डायरेक्ट फर्स्ट स्टूडेंट, देन सेकंड स्टूडेंट, देन थर्ड। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी नंबर 40 से बड़ा आता है तो उसमें से 40 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट वी अराइव एट द करेक्ट रैंक ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने 37 तक पहुँचे थे, 37 के बाद होगा 37 + 9 which is 46, but 46 is not possible, so let's subtract 40, we get 6। तो इसके बाद ये पहुँचेगा 6th स्टूडेंट के पास। अगेन 6th के बाद ये पहुँचेगा +10 करके, मतलब 16 के पास। देन अगेन +11 दैट इज़ 27 +12 दैट इज़ 39 +13 वुड बी 52, करेक्ट? यस। तो हमें अगेन ये तब तक करते जाना है जब तक हमें 1 नहीं मिलता। अगेन ये 52 थोड़ा ज़्यादा हो गया, सो अगेन 52 - 40 बिकम्स 12, तो ये हो जाएगा 12। सिमिलरली लेट्स ऐड 14, वी गेट 26। लेट्स ऐड 15, वी गेट 41। अब ये जो 41 है वो ज़्यादा हो रहा है, सो 41 - 40 इज़ 1। सो फाइनली इसका मतलब ये है कि हमने शुरुआत 1 से करी, और सम हाउ दैट रिंग एंडेड अप विद द सेम पर्सन, दैट इज चाइल्ड नंबर 1। और हमें यही फाइंड आउट करना था कि इस प्रोसेस में कितनी बार रिंग जो है पास हो रही है, मतलब आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग द फर्स्ट चेंज, दिस इज द फर्स्ट चेंज। तो ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दीज चेंजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऑप्शन बी डेफिनेटली नॉट इजी क्वेश्चन, कंसिडरिंग कि यहाँ पे हमें कन्वर्जन्स करने पड़ रहे थे। सो अ मॉडरेट क्वेश्चन। This is just a short break to let you know the details of the foundation course. The foundation batch is starting on 1st August 2025, and it's a good mix of both live as well as recorded sessions, because I can understand many of us, many of you guys are in maybe in final year, or some of you might be working professionals as well. So a good mix of live and recorded classes will go a long way in strengthening our understanding of CSAT. So there are 48 recorded concept classes along with 25 live doubt clearing sessions. In an extreme case, you can call me on number and we can discuss your doubts. So it is part of the foundation course. Medium will be English. It is a good mix of Hindi and English, so that ये चीज़ें comfortable है to everyone, right? कोई ऐसी complex चीज़ नहीं है। CSAT में एक basic English होती है, so nothing complicated as such. एंड इट स्टार्ट्स ऑन 1st August। टोटल ड्यूरेशन 91 आवर्स का ही होगा। 91 आवर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी होंगे और आपके डाउट सेशंस भी हो जाएंगे, मतलब इंटायर कोर्स विल बी फिनिश इन अंडर 91 आवर्स। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। इनफैक्ट ये 91 से भी कम हो सकता है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ट्रिम करने लगे, पर एक पॉइंट की बयान इसको नहीं ट्रिम किया जा सकता। इसका रीज़न ये है कि अगर हम इसमें लगाना चाहें तो 300 आवर्स भी लगा सकते हैं, बट 300 आवर्स में, डू यू अंडरस्टैंड, you would be able to complete your PSIR like 4 to 5 times, plus you would have completed GS4 and some part of GS3 maybe. इसीलिए CSAT is demanding, but it does not demand more than 91 hours of preparation.
beyond 91 hours you'll have to practice a lot. So that's it, apart from the concept and doubt clearing session. So 91 hours a sweet spot. और एक बात, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग आपका 15 दिसंबर के आसपास ही कंप्लीट होगा, 15 दिसंबर के आसपास। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आपके पास 6 महीने होंगे, सो दैट यू कैन रिवाइज एंड प्रैक्टिस अ बिट। और आप क्योंकि प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि मैं तो एटलीस्ट दिसंबर में शिफ्ट होता था टूवर्ड्स प्रीलिम्स। सो a few things, no book required. I'll share all the good questions in the form of a PDF and उसका solution हम देखेंगे on the next day in the form of a doubt clearing session. So there is no need of a book. और जो फॉर्मूला बुक है जो मैंने आपको दिखाई पहले, और जो PYQs की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट है ऑफ लास्ट 31 ईयर्स, वो सब इसी में इंक्लूडेड है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हेंस इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस कोर्स you will get access to that for free, and you will also have two full length mocks on UPSC pattern. If you want to join, this is the QR code. Okay, you can just scan this QR code and join. You will get the login credentials via mail, and this is the basic schedule of foundation course. सारे topics इसमें covered है. It's a good mixture of live and recorded classes. This is the duration in hours. See, we have kept it as short as possible. So just go through this schedule. Okay, all the concepts are covered, all the topics of last 31 years, and all the topics that have a possibility of being asked. You can just maybe pause and take a look, and these are the basic frequently asked questions, and that's it. अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है दे आर वेरी बेसिक, ठीक है। रिसेंटली ही इस टॉपिक का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा है, मे बी फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, पर इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उसमें से 90% ऑफ द क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली ईजी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हर्ष विजिट्स ऑन एवरी 24th डे, while Sumit visits on every 9th day. If all three of them met at the club on Sunday, then on which day will all three of them meet again? Again the same logic जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना 8 स्टेप्स वाला या 4 स्टेप्स वाला, तो अगेन हमें LCM ही निकालना है। सो 5th डे जोसेफ, हर्ष 24 and Sumit 9th. So let's take the LCM of these three numbers. LCM लेते टाइम let's write all the given numbers in an ascending order or better clarity. So 5 can be written as 5, 9 can be written as 3 square, and this can be written as 2 cube, that is 8 into 3. अब हमें LCM फाइंड आउट करना है। अगेन LCM फाइंड आउट करते टाइम हम हर एक प्राइम नंबर को लेते हैं विद द हाईएस्ट पॉसिबल पावर। तो यहाँ पे 5 एक ही बार आया है तो 5 लिख लिया, सो दिस इज डन। देन लेट्स स्टार्ट विथ 3 की यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, सो हाईएस्ट पावर इज 2, सो लेट्स राइट 3 raised to 2, और यही बचा है, सो दैट इज ऑल्सो देयर 2 क्यूब, सो 5 into 9 into 8, सो 45 into 8। हमें पता है 45 इज नथिंग बट 90/2। अगेन ये वैदिक मैथ्स वाली ट्रिक है, ठीक है, चीज़ों को आसान बनाने के लिए। सो ये बन जाएगा 4, एंड वी नो दैट 90 into 4 इज 360। तो फाइनली हमारा LCM आता है 360। अब क्वेश्चन ये है, इफ ऑल ऑफ देम मीट एट द क्लब ऑन संडे, देन ऑन विच डे विल ऑल ऑफ देम मीट अगेन। ठीक है, हमें पता है ये 368 डे पे मिलेंगे फिर से, पर 368th डे कौन सा होगा, इसके लिए अगेन हमें ऑड डेज का लॉजिक समझना होगा जो जनरली कैलेंडर्स में हम पढ़ते हैं। अगर आज मंडे है तो एक दिन के बाद कौन सा डे आएगा, ऑब्वियसली दैट वुड बी ट्यूसडे। सिमिलरली मंडे प्लस अगर मैं 2 कर दूँ देन दैट वुड बिकम वेडनेसडे। सिमिलरली अगर मैं मंडे प्लस 6 कर दूँ देन इट वुड बिकम संडे, पर अगर मैं मंडे प्लस 7 कर दूँ तो आंसर वुड बी मंडे इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कैलेंडर जो
वीक्स ऑफ द डे होते हैं, वीक्स होते हैं वो 7 के साइकिल में चलते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक दिन, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। ये 7 दिनों का साइकिल कंप्लीट होने के बाद वी विल अगेन स्टार्ट विथ संडे, अगेन 7 डेज, अगेन संडे। तो जो भी वीक्स है वो 7 दिनों के साइकिल में चलते हैं। सो हमें पता है कि हमें टोटल 360 डेज कवर करने हैं। सो लेट्स डिवाइड 360 बाय 7। वी कैन राइट 360 एज 350 प्लस 10 अपॉन 7। ये तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है। सो लेट्स कंसिडर ओनली 10 बाय 7 वेयर रिमाइंडर वी गेट इज 3। तो इसका मतलब ये है कि गिवन डे प्लस 3 डेज विल बी द आंसर। गिवन डे हमारा क्या है? संडे। सो संडे प्लस 3। सो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। सो द आंसर इज वेंसडे। ऑप्शन नंबर बी, very easy question, nothing out of the word as such, so easy. If you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, then what is the minimum length that can be measured? ठीक है, this is a question on HCF, क्योंकि मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करने का मतलब ही होता है HCF फाइंड आउट करना। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो देर आर टू स्टिक्स, फर्स्ट इज ऑफ 7.5 feet लेंथ एंड सेकेंड वन इज ऑफ 3.25 feet लेंथ। हमें करना क्या है? हमें इन दोनों का HCF निकालना है। HCF क्यों? क्योंकि HCF वो छोटा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सो इफ आई टेक एनी रैंडम नंबर, लेट्स से 4, क्या 4 इसको डिवाइड करता है? नो। क्या 4 इसको डिवाइड करता है? नो। इसका मतलब ये है कि मैं जो 4 है उसको मेजर ही नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ दीज टू। तो ये बेसिक HCF वाला लॉजिक है। ये क्लासिक बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में कॉपी पेस्ट होता है। सो हमें इन सिंपल वर्ड्स इसका HCF निकालना है, ठीक है। पर HCF इंटीजर्स का निकालना आसान होता है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स बाय 100, ठीक है। तो इसको मैं 100 से करूँ मल्टीप्लाई, दिस बिकम्स 750 एंड दिस बिकम्स 325। और ये चीज़ें हमें लिखनी है क्योंकि एंड में जब हमें आंसर आएगा तब हमें इन चीज़ों को फिर से मैनेज करना होगा। सो लेट्स राइट कि हमने स्टार्टिंग में 100 से मल्टीप्लिकेशन करा था। अभी आप देखो डेसिमल पॉइंट तो जा चुका है पर फिर भी नंबर्स बहुत बड़े हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन स्टिल डिवाइड दीज टू नंबर्स बाय 25। और यहाँ पे हम नोट करेंगे कि हमने डिवाइड करा बाय 25। तो ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा 13। यस, दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो अभी सिंपल वर्ड्स में हमें HCF निकालना है 30 और 13 का। पर अगर आप नंबर्स को ऑब्जर्व करो, 13 इज़ अ प्राइम नंबर एंड दिस नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13। इट मीन्स इन दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि HCF के टाइम हम जनरली नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, पर हमें पता है दिस इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये फैक्टराइज करा ही नहीं जा सकता। एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 13। इट मीन्स HCF विल ऑलवेज बी 1, क्योंकि बोथ आर को प्राइम्स। ये सिंपल वर्ड में मेरे को कहना था। सो ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है। वी विल लर्न दिस ट्रिक्स इन दी फाउंडेशन क्लास ऑफ नंबर सिस्टम। अगर अगर दोनों में से कोई भी अगर प्राइम नंबर आ जाता है और दूसरा नंबर उसके साथ को प्राइम है, देन जो गिवन नंबर से उनका HCF 1 आता है। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दी LCM विद द यूजुअल मेथड, ठीक है। 30 को हम कैसे लिखेंगे? 30 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 इंटू 3, राइट। सिमिलरली 13 कैसे लिखेंगे? 13 तो 13 ही रहेगा बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम HCF फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग ओनली द कॉमन
प्राइम नंबर्स इन द गिवन प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या 13 यहाँ पे कहीं पे कॉमन है? नहीं, सो वो नहीं आ सकता। और यहाँ पे 5 है, 3 है, 2 है, पर यहाँ कुछ नहीं है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। सो जो कॉमन इनविजिबल होता है हमेशा, मतलब 1 होता है हमेशा इनविजिबल, तो वही हमारा HCF होगा। एंड हेंस HCF इन दिस केस इज़ 1। बट कैन दिस बी द आंसर? नो, क्योंकि हम ये भूल रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमने 2 बार एडजस्टमेंट करी थी, तो हमें ये एडजस्टमेंट फिर से मेक श्योर करना होगा कि हम ये रिटर्न कर रहे हैं। फिर मतलब जो भी हमने कन्वीनियंस के लिए चीज़ें करी थी, तो हमें वो फिर से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी HCF आया हमारा 1। हमने स्टार्टिंग में डिवाइड करा था बाय 25, तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना होगा बाय 25, उल्टा करना पड़ता है उसका। ठीक है, सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई करा था बाय 100, सो नाउ लेट्स डिवाइड इट बाय 100। सो आफ्टर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, finally the answer would be 25 upon 100, that is 1 by 4. 1 by 4 is nothing but 0.25 feet. This is a typo, by the way. This should be feet. So the answer is ऑप्शन बी 0.25 फीट। ये हो गया एक तरीका HCF निकालने का। दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट वे। ठीक है, दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, बाय द वे, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर आपने 20-25 मिनट भी प्रैक्टिस करी है ऑफ दिस टॉपिक, देन यू वुड हैव इजीली मार्क दिस क्वेश्चन करेक्टली इन अंडर लाइक 30-40 सेकेंड्स। तो इसको, इसी क्वेश्चन को हम अलग मेथड से भी करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हमें इन दो नंबर्स का HCF निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एज पर द बेसिक लॉजिक ऑफ फ्रैक्शंस, हम 75 को क्या 7.5 को हम क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते? 75 अपॉन 10, यस वी कैन राइट इट। सिमिलरली 3.25 कैन बी रिटर्न एज 325 अपॉन 100। मतलब हमने जो गिवन नंबर्स थे उनका सिर्फ फॉर्म चेंज करा है, बाकी नंबर इज एग्जैक्टली द सेम, ओनली द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज चेंज्ड। अब हम इन दोनों का अगर HCF निकालें तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा। बट यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि यहाँ पे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप टर्म है, मतलब ये तो दो फ्रैक्शंस है, तो फ्रैक्शंस का HCF कैसे निकलेगा? सो फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला, HCF ऑफ फ्रैक्शंस is equal to HCF of numerator divided by LCM of denominator। आप इस फॉर्मूला को फॉलो करके इसका HCF निकालोगे, and that will be nothing but 0.25 feet। So I hope this thing is clear। In a school, every student is assigned a unique identification number। A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4, whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6। If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? Football player मतलब divisibility by 4। Similarly, cricketer मतलब divisible by 6। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि 1 to 100। ठीक है, 1 to 100, तो 1 to 100 के बीच में इंक्लूडिंग 1 and 100 हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4? इसका सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। You can just divide 100 by 4, and that will give us the total number of numbers that are divisible by 4 from 1 to 100। Similar logic इस केस में भी लगता है। If I divide 100 by 6, I'll get the number of numbers from 1 to 100 that are divisible by 6। So let's do this। ये होता है 25 और ये होता है 16 पॉइंट समथिंग, तो हमें पॉइंट नहीं लेना है। सो 16 and 25। ठीक है, मतलब फुटबॉल खेलने वाले आर 25 इन नंबर एंड क्रिकेट खेलने वाले आर 16 इन नंबर।
क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। ठीक है, क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल मतलब अब हमें 4 की और 6 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और कंबाइंड डिविजिबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय चेकिंग फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज 12। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 100 में से मतलब 1 to 100 में ऐसे कितने नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 12 एंड दैट विल बी आवर आंसर। we can do the same by using the previous trick. So let's divide 100 by 12. We get 8 point something. So 8 is the answer. Option B, easy question, क्योंकि ये बेसिक है नंबर सिस्टम और सेट थ्योरी का। Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and 3 days respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next time? ठीक है, again the same question on the topic of LCM and CF, but यहाँ पे एक difference ये है कि they go for a swim after some gap, मतलब if I go after a gap of 2 days it means I go on every third day। ये logic है इस question का। Similarly if I go after a gap of 3 days it means I go for a swim on every 4th day। Now we have to simply find out the LCM of these two numbers, that is 3 and 4। अब यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि 12 इज़ द नंबर विच इज़ द LCM। मतलब 12 डेज हमने शुरुआत करी थी ऑन 1st Jan। ठीक है, सो 1st Jan प्लस 12 इज 13th Jan। Option D, again easy question. There are 5 hobby clubs in a college: photography, yachting, chess, I'm sorry for this pronunciation, chess, electronics, gardening। The gardening group meets every second day। ठीक है, gardening groups every second day, electronic groups meets every third day, chess group meets every fourth day, fifth day, and photography group meets every sixth day। How many times do all the 5 groups meet on the same day? Again the same logic, we'll have to take the LCM of these numbers। ठीक है, so let's take the LCM of 2, 3, 4, 5 and 6। इसको हम थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी नो दैट 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इट मीन्स हम जब इनका नंबर लेंगे तो अब हमें 2 को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 2 विल बी इनडायरेक्टली कवर्ड बिकॉज 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। इसलिए अगर आप 2 को इग्नोर भी करके सिर्फ इनका एलसीएम लेते हो देन दैट वुड ऑटोमेटिकली बिकम द एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। ये होता है एक बेसिक ट्रिक। सो लेट्स इरेज 3। सिमिलरली 6 is a multiple of 3, so let's erase 3। So now finally we have to find out the LCM of these 3 numbers only। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर 5, 2 इंटू 3। तो अभी हमें LCM के टाइम हर एक प्राइम नंबर को विद द हाईएस्ट पॉसिबल पावर लेना होता है। सो 2 की हाईएस्ट पावर इज़ 2, सो 2 स्क्वायर इंटू 5 की हाईएस्ट पावर इज़ 5 एंड 3 की हाईएस्ट पावर इज़ 3। So 4 into 5 into 3, 5 4s are 20 into 3, 60। So the LCM is 60। हमें बोला है कि 180 डेज में ये कितनी बार मिलते हैं। सो सिंपल लॉजिक, 180 अपॉन 60 दैट इज 3। ऑप्शन डी, 3 इज द आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन कंसिडरिंग कि सीधा कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन।
5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9, 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour. Again the same similar question na? Again we have to find out the LCM. So let's write the intervals 6, 7, 8, 9, 12. अब हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है. Again we will apply the same trick. We know that 12 is a multiple of 6, तो 6 को लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. Now let's find out the LCM using the usual prime factorization method. This is 7, this is 2 cube, this is 3 square, and this is 2 square into 3. Again, take every prime number with the maximum possible power to find out the LCM. So LCM is, let's start with 7. Highest power is 7. 1, sorry. Similarly, in case of 2, the highest power is 3. In case of 3, the highest power is 2. So 7 into 8 into 9. 70 into 7. 504. तो LCM आ रहा है 504 seconds. हमें बोला है कि the number of times they would fire the bullet together at the same target in an hour. 1 घंटे में. We know that 1 hour is 60 minutes. इसको सबसे पहले हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं. So 504 upon 60 would be 60 divided by 42 upon 5 should give us the answer. अब इसमें ना इसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट जाता है कि यू आर डिवाइडिंग अ न्यूमरेटर बाय अ फ्रैक्शन. दिस इज टफ, राइट. सो हम इसमें करते क्या है, वी राइट द न्यूमरेटर एज इट इज़ and then we multiply that numerator by the reciprocal of the denominator. यहाँ पे reciprocal of the denominator would be 5 upon 42. So 5 upon 42. ये होता है इस जैसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका. तो ये आएगा अराउंड 7.1 समथिंग. हमें इंटीजर सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना होता है. सो 7. आंसर इज ऑप्शन बी 7. अगेन इजी क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था इन द कैलकुलेशन. आइडियली ये इंटीजर आना चाहिए बट उन्होंने बनाया ही इस तरीके से था कि इंटीजर नहीं आएगा. तो ठीक है, हमें वैसे भी डेसिमल पार्ट को इग्नोर करना होता है. सो द आंसर इज 7. दैट इज ऑप्शन बी. इजी क्वेश्चन. अ बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स. अ सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स. अगेन देखो आप, सिमिलर स्ट्रक्चर है हर क्वेश्चन का, एलसीएम वाले क्वेश्चन. अ थर्ड बेल रिंग्स एवरी 32 मिनट्स. If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? ठीक है. Let's say first at 18, second at 24, third at 32. ठीक है. Let's find out the LCM. So 18, 24, 32. This is 2 into 3 square, right? 9 into 2, 18. This is 8 into 3, that is 2 cube into 3, and this is 2 cube into 4. Oh sorry, this is 2 to the power 5. 2 raised to 5 is 32. So for the LCM we will take all the prime numbers with highest possible power. So 2 की highest possible power is 5, so just eliminate 5. अब बचा है 3 और 3 की highest power is है 2, so 3 square. So 2 raised to 5 is 32 into 3 square is 9, so that becomes 270, 18, 298 I guess. Just a second. 32 into 9 can be written as 32 into 10 minus 1. So 320 minus 32. That is 300 minus 12. So ये बनता है 288, right? Correct? Yes.
288. So LCM in this case is 288. अब क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 8 o'clock in the morning at what other time will they ring together. ठीक है, 8 o'clock से अगर शुरुआत हो रही है तो 8 o'clock प्लस 288 मिनट्स. लेट्स डू वन थिंग, 288 मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट, क्योंकि क्वेश्चन हमें मिनट्स के बारे में नहीं बोल रहा है, वो प्रॉपर टाइम पूछ रहा है. सो 288 minutes can be written as 240 minutes plus 48 additional minutes. 240 minutes is nothing but 60 into 4, that is 4 hours. और ये वैसा का वैसा ही रहेगा 48. तो इसका मतलब ये बना कि टाइम हमें कितना लगेगा, 4 hours 48 minute. हमने शुरुआत करी थी फ्रॉम टाइम 8 o'clock. सो let's add 8 o'clock. So finally we get 1248. Option B, easy again. There are 5 hobby clubs in a college, vis-a-vis photography, yachting. Again the same thing, I'm sorry for this pronunciation. Same question जो 2013 में आया था, हमने उसको शायद 2021 में देखा, right? So exact copy pasted question, and we also know the answer, right? Answer is 3. Again the power of PYQs. Next question, 4 metal rods of length 78, 104, 117 and 169 are to be cut into parts of equal length. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut? Again a classic problem on the topic of HCF. उन्होंने हमें 4 अलग अलग लेंथ्स दी है ऑफ 4 रॉड्स, और कहा है कि दे मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू इक्वल पार्ट्स, जिसमें हर इक्वल पार्ट शुड बी ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. So let's find out the HCF of these numbers: 78, 104, 117, 169. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ प्राइम फैक्टराइजेशन. ये हो जाएगा ये होगा 52 इंटू 2, 4 इंटू 26, 2 क्यूब इंटू 13, करेक्ट. 13 इंटू 8, 104, करेक्ट. ये होगा अराउंड 9. सो 3 स्क्वायर 13. सिमिलरली ये होगा ये कितना होगा 7, आई थिंक 7 इंटू no 169 is divisible by 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7 would be no 7 भी नहीं है. 8 no 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 10 भी नहीं, 11 नहीं, 12 नो, क्योंकि 12 के लिए हमें ये दो एटलीस्ट इवन होना चाहिए. सो 12 तो नहीं होगा. 13, यस इट इज़, सॉरी 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13. आई नो द स्क्वायर, राइट, सभी को पता होता है, बट आई जस्ट इट क्लिक नहीं हुई वो चीज़. सो 13 इंटू 13. अब HCF के लिए हम ये करते हैं, वी टेक ओनली द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ कॉमन पावर. ठीक है, तो अगर आप इन चारों को ऑब्जर्व करो देन यू वुड रियलाइज कि इनमें 2 तो कॉमन नहीं है, 3 भी नहीं है, ओनली 13 इज कॉमन. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन पावर एज वेल. तो 13 की हाईएस्ट कॉमन पावर तो 1 ही है. सो HCF इज 13. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ दी
मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी कट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम हमें टुकड़ा चाहिए था उसकी लेंथ है 13। तो अब सिंपल है, हर एक टुकड़े को हम 13 से मल्टी डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ टुकड़े कितने मिलते हैं। सो 36, ऑप्शन बी, इजी क्वेश्चन। 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. All the three begin to toll at 8 a.m. At what time will they toll together again? ठीक है, सेम क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ एलसीएम। सो हमें 9, 12, 15 का एलसीएम लेना होगा। अब इसमें ना, ठीक है, लेट्स प्राइम फैक्टराइज देम। 3 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर एंड 3 इंटू 5। अगेन एलसीएम के टाइम हम हर प्राइम फैक्टर लेते हैं विथ हाईएस्ट पावर। सो 3, 3, 3, highest power is 2 and 2 has highest power of 2 into 5। तो ये बनता है 9 into 4 into 5, 9 into 20, that is 180। तो 180 क्या है? 180 मिनट्स। 180 minutes divided by 60 minutes in an hour will give us total number of hours, that is 3 hours। मतलब 3 घंटे इतना टाइम लगेगा for them to ring simultaneously। सो शुरुआत हो रही थी 8 AM को। सो 8 AM plus 3, 11 AM should be the answer। Option C, easy copy pasted question। So I think we have covered almost 14 questions। इसमें से 3 were definitely difficult questions, moderate to difficult कैटेगरी वाले, वो भी रिसेंटली आए हैं, राइट। सो 2020 के बाद ही आए हैं वो क्वेश्चंस। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है दे वो ईजी, दे वो इवन कॉपी पेस्टेड, राइट, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे जो हर एग्जाम में आते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दीज क्वेश्चंस यू कैन जस्ट मे बी गेट द पीडीएफ ऑफ द सेशन, और उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन का, एंड देयर यू वुड बी एबल टू गेट योर डाउट्स क्लियर्ड। Okay, first of all, congratulations on completing this session. It's a lot to process, to be honest. Initially, इतने ज़्यादा questions एक साथ करना, I know it's tough, but we have no other option, right? PYQs करना, uh, again, it's a necessity nowadays। अच्छी बात यह है कि यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, और हुए भी, हमने देखा है कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सो दिस वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन। आप कोई भी रैंडम किताब उठा लो, अरुण शर्मा, देन दैट अग्रवाल वगैरह, बहुत सी किताबें हैं। दोज बुक्स, ठीक है, दे आर डिसेंट, बट व्हाट कैन बी मोर बेनिफिशियल देन द PYQs ऑफ यूपीएससी इटसेल्फ, क्योंकि हर क्वेश्चन यूपीएससी ने खुद सेट करा है। दिस आर नॉट कॉपी पेस्टेड क्वेश्चंस, बाय द वे। यूपीएससी कॉपी पेस्ट करता है क्वेश्चन, पर खुद के ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है। यूपीएससी क्वेश्चन खुद सेट करता है विथ ऑल ऑप्शंस एंड एवरीथिंग। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस के ऊपर कोई किताब नहीं है। Even whatever content I will share in my foundation course, that will not be about the standards of UPSC। I'll try to match the standards of UPSC, but UPSC जो है वो अलग लेवल पे है। So thank you so much। If you play GTA Online, let's connect on this ID। I play a lot। I play a lot of KO Perico Eyes। Maybe we can play there। For any doubts about CSAT, be it foundation course or anything in general about CSAT, or in fact anything about UPSC in general, because I have fair share of understanding as far as UPSC prep is concerned. So you can just contact me on this mail ID. But specifically for CSAT, this is an extremely important channel. Every update about this, every update about CSAT will be shared on this channel. You can mail me your doubts or whatever at this mail ID. And in rare cases, if you think there's a very important doubt that you have, you can just contact me on this number. Please avoid calling me, just WhatsApp me on this number. If it requires that kind of attention, then I'll give you a call back from this number,
perfectly all right. So that's it.